Welcome to Brain Roots IAS. Today, we will study the story of Indian music from sound to soul. देखिए, इंडियन म्यूजिक को सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह देखना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ये उससे कई ज्यादा है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक ऐसी यात्रा जो साउंड से शुरू होती है और आत्मा यानी सोल तक जाती है। तो चलिए आज इसकी गहराइयों में उतरते हैं। तो इंडियन म्यूजिक के कोर में एक बहुत ही प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है, नाद ब्रह्म। इसका मतलब क्या है? द साउंड दैट परवेड्स द एंटायर यूनिवर्स। एक ऐसी कॉस्मिक साउंड, एक ऐसी आवाज जिससे माना जाता है कि सब कुछ पैदा हुआ है, इंक्लूडिंग म्यूजिक इटसेल्फ। और हमारे ग्रंथों में सेक्रेड वर्ड ओम को ही इस नाद ब्रह्म का और सभी म्यूजिकल नोट्स का सोर्स माना गया है। अब सवाल उठता है, हाउ ओल्ड इज दिस ट्रेडिशन? इसकी रूट्स कहां तक जाती हैं? इसकी रूट्स जाती हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, जहां से हमें फ्लूट्स के एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद आता है वैदिक पीरियड, जहां सामवेद ने नोट्स को यानी स्वरों को पहली बार फॉर्मलाइज किया, एक सिस्टम दिया। और फिर 200 बीसी से 200 एडी के बीच आते हैं भरत मुनि, उनका नाट्य शास्त्र। इसने म्यूजिक थ्योरी को एक पूरा साइंटिफिक फाउंडेशन दे दिया। So we're talking about a journey of thousands of years. तो अब हमने हिस्ट्री देख ली, फिलॉसफी समझ ली, अब आते हैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। इस म्यूजिक की एनाटॉमी क्या है? इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? बेसिकली ये संगीत बनता कैसे है? चलिए इसको डाइसेक्ट करते हैं। म्यूजिक की सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटी यूनिट क्या है? इंडियन म्यूजिक में उसे कहते हैं श्रुति। नाउ व्हाट इज अ श्रुति? इट्स द स्मॉलेस्ट ऑडिबल ग्रेडेशन ऑफ पिच। आम भाषा में कहें तो दो नोट्स के बीच में जो बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म आवाजें हैं जो हमारा कान सुन सकता है, वो माइक्रोटोन्स, वही श्रुति है। यही इस संगीत की प्रिसिजन और डेप्थ का फाउंडेशन है। और यहां एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में डिफाइन किया कि एक सिंगल ऑक्टेव में एग्जैक्टली 22 श्रुतियां होती हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि उस समय के म्यूजिकोलॉजिस्ट्स की साउंड की अंडरस्टैंडिंग कितनी प्रोफाउंड, कितनी डीप थी। ओके, तो अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए, ये जो 22 श्रुतियां हैं, ये एक आर्टिस्ट के कलर पैलेट की तरह है, जिसमें 22 अलग अलग शेड्स हैं। अब म्यूजिशियन इन 22 शेड्स में से कुछ स्पेसिफिक कलर्स चुनता है अपनी पेंटिंग के लिए। इन्हीं चुने हुए कलर्स को कहते हैं स्वर। So a swara is basically a musical note or a scale degree that is selected from the 22 shrutis. और कितने मेन स्वराज हैं? 7 मुख्य स्वर। और ये रहे वो 7 मैजिकल नोट्स, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इनके फुल नेम्स हैं षडज, ऋषभ, गांधार एंड सो ऑन। इन 7 स्वरों के ग्रुप को एक साथ कहते हैं सप्तक। और बिलीव मी, यही 7 स्वर इंडियन म्यूजिक की हर मेलोडी, हर धुन की सोल है। चलिए अब हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स, श्रुति और स्वर समझ लिए हैं। अब हम एंटर करते हैं इंडियन म्यूजिक के हार्ट में, उसके बिल में। लेट्स टॉक अबाउट द रागा। ये राग वर्ड आया कहां से? इट कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट रंज, जिसका मतलब होता है टू डिलाइट, टू प्लीज। अब राग सिर्फ नोट्स का एक कलेक्शन नहीं है, इट इज अ मेलोडिक फ्रेमवर्क। एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसका अपना एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, एक मूड है, एक कैरेक्टर है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेस्टर्न म्यूजिक की स्केल और इंडियन रागा में क्या फर्क है। देखिए, एक स्केल क्या है? इट्स जस्ट अ सिंपल असेंडिंग और डिसेंडिंग लैडर ऑफ नोट्स। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, दैट्स इट। लेकिन रागा इज लाइक अ लिविंग एंटिटी। इसके अपने रूल्स हैं, इसका एक स्पेसिफिक मोड है, इसमें नोट्स की एक हायरार्की है और इसके प्रिस्क्राइब्ड मूवमेंट्स हैं कि कौन सा नोट कैसे लगेगा। इट्स फार मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सप्रेसिव। और ये राग की हायरार्की कितनी खूबसूरत है, देखिए। हर राग में एक वादी स्वर होता है, द किंग। ये प्रिंसिपल नोट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, राग का राजा। फिर आता है संवादी, द क्वीन, द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। और बाकी के जो सपोर्टिंग नोट्स हैं उन्हें कहते हैं अनुवादी, द फॉलोअर्स। एक पूरा रॉयल कोर्ट है राग के अंदर। तो अगर राग म्यूजिक की पर्सनालिटी है तो रिदम यानी लय उसकी हार्ट बीट है, उसकी धड़कन। और इमोशन यानी भावना उसकी आत्मा है, इट्स सोल। चलिए अब इन दो चीजों को देखते हैं। रिदम का फाउंडेशन है ताल,
What is tala? It is the basis of rhythm. It's a cyclical grouping of beats. एक साइकिल है बीट्स का जो टाइम कीपर की तरह काम करता है और ये काफी वर्सेटाइल हो सकता है. इट कैन रेंज फ्रॉम अ सिंपल 3 बीट्स टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स 108 बीट्स इन अ साइकिल. ये म्यूजिक को एक स्ट्रक्चर देता है, एक पल्स देता है. तो आखिर इस म्यूजिक का अल्टीमेट पर्पस क्या है? इट इज टू इवोक रस. रस का मतलब है इमोशन. लिसनर के अंदर एक स्पेसिफिक इमोशन, एक फीलिंग को जगाना. भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ने 9 प्रिंसिपल इमोशंस यानी नवरस को डिस्क्राइब किया है. इसमें श्रृंगार यानी लव से लेकर हास्य यानी ह्यूमर, करुण यानी पैथोस, रौद्र यानी एंगर और शांत यानी पीस तक हर ह्यूमन इमोशन शामिल है. तो इन सब चीजों को जोड़कर एक गोल्डन फॉर्मूला बनता है. जब एक राग यानी मेलोडी एक सही ताल यानी रिदम के साथ मिलता है तो वो क्रिएट करता है रस यानी इमोशन. दिस इज द कोर इक्वेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक. मेलोडी प्लस रिदम इक्वल्स इमोशन. ये संगीत सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है, इसके पीछे एक पूरा साइंस है, एक ग्रैंड सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली जिसमें हर चीज को क्लासिफाई किया गया है और उसे कॉस्मिक साइकिल से यानी यूनिवर्स के टाइम साइकिल से जोड़ा गया है. तो अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे राग हैं, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है? इसके लिए एक सिस्टम है जिसे कहते हैं थाट. एक थाट एसेंशियली एक पेरेंट स्केल है. आप इसे रागों की एक फैमिली समझ सकते हैं. ये एक टेक्निकल फ्रेमवर्क है जिसके बेसिस पर रागों को क्लासिफाई किया जाता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, थाट को परफॉर्म नहीं किया जाता. इट्स जस्ट अ टूल फॉर क्लासिफिकेशन. और अब आते हैं इंडियन म्यूजिक के सबसे फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक पर, द समय थियोरी यानी टाइम थियोरी. हर राग को परफॉर्म करने का एक स्पेसिफिक टाइम होता है, दिन का कोई पहर या कोई सीजन. ऐसा क्यों? माना जाता है कि सही टाइम पर गाने या बजाने से राग का इमोशनल इंपैक्ट मैक्सिमाइज हो जाता है. जैसे राग भैरव को हमेशा सुबह डॉन के वक्त परफॉर्म किया जाता है, राग मेघ को लेट नाइट में. तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं. थाट और राग के बीच का डिफरेंस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. देखिए, थाट में हमेशा 7 नोट्स होते हैं, ऑलवेज 7, और उसका मेलोडियस होना जरूरी नहीं है, वो एक टेक्निकल स्केल है. जबकि राग में मिनिमम 5 नोट्स हो सकते हैं एंड इट मस्ट बी मेलोडियस. उसको सुनने में अच्छा लगना ही चाहिए. सेकेंडली, थाट में वादी संवादी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन राग में एज वी सॉ वादी और संवादी यानी किंग और क्वीन नोट्स का होना अनिवार्य है. सो थाट इज द पेरेंट, रागा इज द चाइल्ड. तो इस पूरी डिस्कशन के एंड में एक सवाल है. आज का जो मॉडर्न डिजिटल म्यूजिक है, जो इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस कर सकता है, क्या ये हमारी नाद ब्रह्म की अंडरस्टैंडिंग को एनहांस कर रहा है? क्या हम उस कॉस्मिक साउंड के और करीब जा रहे हैं, या फिर ये हमें उस नेचुरल ऑर्गेनिक साउंड से दूर ले जा रहा है जिसे एंशिएंट म्यूजिकोलॉजिस्ट ने अनुभव किया था? इस पर जरूर सोचिएगा. If you found this lecture helpful, like, share and subscribe to the channel.